हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का परिश्रम बैच में। मांग के नियम का आज की क्लास के लिए आ चुका है ना। बीचों बीच अपना जो लेक्चर नंबर 12 है उसकी शुरुआत आज हो रही है। लेक्चर नंबर 12 ध्यान रखेंगे, उपभोक्ता व्यवहार एवं मांग, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड वाले चैप्टर का ये एक ऐसा मतलब टॉपिक होने वाला है जो आप अपनी लाइफ से थोड़ा फन करने वाले हो इकोनॉमिक्स में आकर के, है ना। बस एक मिनट देना। हम लोग देख रहे थे क्या, मांग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिमांड। फिर हमने बात किया था मांग की रेखा पर गति यानी कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, है ना। और वापस से जो एक टॉपिक रह गया था, मांग की रेखा का स्थान परिवर्तन यानी कि शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो इसको हम लोग आज लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले आते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है जी, इसके जस्ट तुरंत बाद हम इस वाले टॉपिक पर आ जाएंगे जो कि कल हमारा टॉपिक रहा था शिफ्टिंग वाला। समझ भी अच्छे से आएगा। आज की क्लास में पूरा पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा डिमांड से रिलेटेड बातें। फिर अगले क्लास से आपकी जो हो मांग की लोच शुरू हो जाएगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, है ना। तो देखोगे टॉपिक हमारा आज का है मांग के नियम का अपवाद यानी कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब मांग के नियम का अपवाद मतलब क्या? अपवाद का मतलब कि ये मांग के नियम के अनुसार नहीं चल रहा है। अब मांग के नियम का मतलब क्या था? मांग का नियम का मतलब था कि अगर कोई भी वस्तु महंगी हो रही है तो लोग उसको महंगा समझ करके कम डिमांड करते हैं, और अगर कोई वस्तु सस्ती हो रही है तो लोग सस्ता समझ करके उसको अधिक मात्रा में खरीदना पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ध्यान रखना, उल्टा पुल्टा मत कर देना। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है मांग का नियम? मांग का नियम कहता है कि देखो भैया, अगर कोई सामान महंगा में मिलेगा तो हम कम खरीदेंगे, लोग जनरली ऐसा कहते हैं, और सस्ता मिलेगा तो ज्यादा खरीदेंगे। यही तो है मांग का नियम। इसीलिए कह रहे हैं कि नेगेटिव रिलेशन है दोनों के बीच में। दो वेरिएबल यहां पर हैं। प्राइस तो हमारा क्या है? प्राइस हमारा जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट जो कि दूसरे पर डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, तो ये यहां पर इंडिपेंडेंट है। अब मांग की बातें करो, क्वांटिटी डिमांडेड की बातें करो, तो ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या ये बातें सभी बच्चे को क्लियर है? क्या ये बातें सभी बच्चे को क्लियर है? तो मांग के नियम में क्या बोला कि देखो, वस्तु महंगा मिलेगा तो कम खरीदेंगे, सस्ता मिलेगा तो ज्यादा खरीदेंगे। तो ये वाली बात यहां से क्लियर है सबको। अब अगर ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो ना करे, कहीं पर भी किसी भी कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कहीं नहीं करा, किसी भी स्थिति में नहीं कर रहा है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटना चाहिए था, है ना। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटना चाहिए था, लेकिन अगर इस चीज को फुलफिल कहीं नहीं कर रहा है किसी कंडीशन में, किसी केस में, तो वो जाना जाएगा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जैसे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो कि महंगा मिलने पर लोग और ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब और ज्यादा खरीदते हैं। देख रहे हो, यहां पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, यहां पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है। महंगा मिल रहा है तब भी लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं, और जब वो चीज सस्ता मिलने लगे तो लोग जो हो सस्ता समझ करके उसको घटिया समझने लगते हैं, जिसकी वजह से कम खरीदते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? मांग का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? मांग का नियम फॉलो नहीं हो रहा है। तो एक बार सभी बच्चे चैट में लिखो, दे दनादन करके जवाब दे दो कि यहां पर क्या ये बात समझ आ गया है कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, कि जहां पर मांग का नियम फॉलो नहीं होता वहीं की सिचुएशन बनते हैं मांग के नियम का अपवाद, यानी कि एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। जल्दी आप सभी कोई बताइए एक बार।
चलो जी आगे आते हैं। अभी आते हैं, ये तो ओवरव्यू दे दिया एक साथ में ही आप लोगों को, अच्छी काम है, अच्छी बात है। अब आते हैं इसके एक्सेप्शन पर। एक्सेप्शन में ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, सीधी सी बात भैया कि यहां पर प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया है। प्राइस एंड डिमांड में कैसा रिलेशनशिप? डायरेक्ट, बात खत्म, सबको याद हो जाएगा इतना ही से। तो वही सारी स्थितियां लिखी हुई है कि इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ ऐसे जो है स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कुछ ऐसे जो है सिचुएशन बन जाते हैं, आप ये समझ लो। ठीक है, चैट ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है तो चैट ऑफ करते हैं। फोकस यहां पर करिए कि सम स्पेशल केसेस या सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ ऐसे हालात या ऐसे सिचुएशन होते हैं, कह रहा है कि द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, कि कुछ ऐसे हालात है जहां मांग के नियम लागू नहीं होते हैं, विच आर कॉल्ड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो उसी को क्या कहते हैं? मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। क्या कह रहा है, दोबारा से ध्यान दीजिए। कह रहा है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में मांग का नियम लागू नहीं होता है, जिसे मांग के नियम का अपवाद कहते हैं। कुछ ऐसे सिचुएशन हैं जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है, और जहां मांग का नियम लागू नहीं है वही तो है मांग के नियम का अपवाद। बात खत्म। एक लाइन में कितनी जबरदस्त डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। अब इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में कैसे करना है, कह रहा है कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें मूल्य बढ़ जाने से, मूल्य जो है बढ़ जाने से, वस्तु महंगा हो जाने से लोग ज्यादा डिमांड करने लगते हैं। हाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, आगे दिखाऊंगा, जहां पर महंगा होने पर भी आप उसे और ज्यादा खरीदना पसंद करते हो, ठीक है जी। और मूल्य घट जाने से लोग उसे जो है कम डिमांड करना शुरू कर देते हैं। मतलब सस्ता है तो कम खरीद रहे हैं, महंगा है तो और ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। कुछ ऐसे हालात होते हैं, सब दिखाऊंगा आपको धीरे धीरे करके। तो जहां ऐसे सिचुएशन लागू हो गए वही तो है मांग के नियम का अपवाद। मतलब इन सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, दिस सिचुएशन इज नॉन एज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। यही सिचुएशन हमारा क्या कहलाता है? एक्सेप्शन कहलाता है लॉ ऑफ डिमांड का। दैट इज देयर आर सम सिचुएशंस इन विच डिमांड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्राइस। डिमांड इंक्रीज हो गया प्राइस इंक्रीज होने के साथ। एंड कह रहा है कि ऑल्सो डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन प्राइस, कि प्राइस अगर घट जाता है तो डिमांड भी घट जाता है। तो ऐसे में बोला कि यही हमारा है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब आप बताइए, क्या ऐसे डेफिनेशन रटने की जरूरत है क्या? बताओ जरा, तुम तो खुद ही इस चीज को बता सकते हो कि जहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हुआ वही है एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड का। मांग का नियम का अपवाद कहां लागू होता है? जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। सीधी बात, जहां मांग का नियम लागू नहीं है वहीं तो मांग के नियम का अपवाद है। कोई दिक्कत है क्या? बताओगे एक बार, कोई डाउट है क्या? अपने तरीके से अपने अंदाज में, बहुत बढ़िया। चलो जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब यहां पर टेबल कैसे लेने हैं? टेबल आपको अपने तरीके से अपने अंदाज में लेना है, जैसे कि आप पहले से ही जानते हो, ठीक है जी। जैसे कि आप पहले से ही जानते हो, हम लोग डेटा यहां पर रटते नहीं है। क्या बोला डेफिनेशन में कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, बना दो ना वैसा करके। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, बढ़ा दो, जो भी मन में लेने का मन करे ले लो टेबल में। तो हमने क्या किया, प्राइस ले लिया एक साइड में और दूसरे साइड में डिमांड ले लिया। हमने प्राइस कुछ रख दिया पहले और यहां पर डिमांड भी रख दिया कुछ पहले। अब कह रहे हैं कि प्राइस हमने बढ़ा दिया, लो जी 10 रुपया से उस प्राइस को कर दिया 20 रुपया। कितना कर दिया है? 20 रुपया कर दिया है, ठीक है जी। रवि मैं दोनों में यूज करूंगा, रति ठीक है। वह है 10 रुपीज पर यूनिट प्राइस है 10 रुपीज। तो डिमांड करने वाले लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है 10 रुपए के हिसाब से तो मैं 200 यूनिट्स परचेज कर लूंगा।
200 इकाइयां खरीद लूंगा। फिर जब 20 रुपीज पर यूनिट प्राइस कर दिया जाए तो उसके डिमांड कितने हो रहे हैं? 400 यूनिट्स। यानी कि डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, काफी ज्यादा डिमांड बढ़ गया। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अगर फिर से हम प्राइस को इंक्रीज कर दें तो प्राइस इंक्रीज होते ही हमारा डिमांड भी इंक्रीज हो गया, डिमांड भी हमारा बढ़ गया। समझ आया? यही तो बोला था डिफिनेशन में कि प्राइस इंक्रीज हो जाए तो डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा, बोला था ना। या फिर आप उल्टा भी इसका टेबल ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर अभी आपने किया था कि प्राइस बढ़ाते चले गए, डिमांड भी बढ़ता चला गया, क्या मैं इसके उल्टा ले सकता हूं? तो देखो ले सकते हो कैसे। एक साइड में रख दिया हमने प्राइस और दूसरे साइड में हम रख दिए क्वांटिटी डिमांडेड, जिसको मैं QD से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो मान लो कि यहां पर शुरुआत में प्राइस आपने रखा 50, कोई बात नहीं, जो मन करे रख दो, जो मन करे रख दो, और शुरुआत में हमने इसको रख दिया 100। अब हम क्या करते जा रहे हैं, मान लो प्राइस घटा दिए, घटा करके इसको हमने कर दिया 30, कर सकते हैं। तुम्हारा मन करे कि नहीं सर हम 20 रुपए रखना चाहते हैं, तो लो जी 20 रुपीज रख दो। हमें क्या करना है, पहले की तुलना में प्राइस कम कर देना है, तो कम कर दो ना कुछ। आप चाहते हैं क्या सर मैं यहां पर 48 रुपीज भी कर सकता हूं? अरे हाँ, क्यों नहीं कर सकते भाई, कम ही तो हो रहा है। ठीक है जी, लेकिन कुछ ऐसा डेटा सेट करिए जिससे कि डायग्राम बहुत सुंदर लगे, अच्छा डायग्राम लगे। इतना छोटा सा डायग्राम बनाओगे तो क्या ही दिखेगा कॉपी में, तो उस डेटा के थ्रू ही डायग्राम बनता है ना। तो इसलिए डेटा कुछ ऐसा रखो जिसमें डायग्राम सुंदर अट्रैक्टिव बने। तो मान लीजिए कि हमने यहां पर रख दिया 30, या फिर मान लीजिए कि हमने यहां पर रख दिया 40, तो ये थोड़ा सुंदर डायग्राम बनने के चांस हैं, क्योंकि काफी ज्यादा गैप है दोनों के बीच में। कम तो हुआ है प्राइस, अब जैसे ही प्राइस कम हुआ आप डिमांड को भी कम कर दीजिए। अब कुछ भी कम कर सकते हैं, कोई हो सकता है लिखेगा 99 यूनिट्स लिख दो सर, ये भी तो कम हुआ है पहले ही से। कोई कहेगा नहीं सर आप 90 केवल रख दो, ये भी सही है। कोई कहेगा सर 50 रख दो, ये भी सही है। कोई कहेगा 20 रख दो, ये भी सही है। कोई कहेगा सर 0 कर दो, ये भी सही है। लेकिन 0 करने से आपका डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बनने वाला। इसलिए कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रखिएगा। अब हमने यहां पर अगर मान लो कि 50 कर दिया तो पता है अट्रैक्टिव डायग्राम बनेगा, क्योंकि इधर भी गैप हमारा 10 का है और इधर भी लगभग हाफ का गैप रखा है, तो सुंदर डायग्राम बनने के चांस हैं। अगर यहां पर आप 80 रखते हैं तब भी बन जाएगा डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुंदर बनाने के लिए आप यहां पर एक करते हैं काम, आप ऐसे कर दो। आपको लग रहा है सर 80 यूनिट्स करना है, लो जी 80 यूनिट्स कर दो। हमें जो है लेकिन नेक्स्ट टाइम भी इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर अगर हमने 10 की कमी करा था, अगली बार भी 10 का ही कमी कर दो जानबूझ करके, क्योंकि तुमको तो सिर्फ समझाना है ना कि प्राइस कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है। तो ऐसा गैप रखो ना ताकि गैप बना रहे, मेंटेन सेम टू सेम, ताकि डायग्राम सुंदर बने, इसलिए कह रहा हूं। अब यहां पर हमने 20 का गैप रखा था, तो उसी सोच के साथ अब 20 फिर से गैप बना दो ताकि डायग्राम सुंदर बने। वैसे तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट 50 भी लिख सकते हैं, 10 भी लिख सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, लिख सकते हो, डायग्राम भी बन जाएगा। लेकिन सुंदर डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा यहां पर क्या करोगे, जो गैप आपने पहले रखा था उसी गैप के हिसाब से फिर से रख दोगे तो डायग्राम अट्रैक्टिव बनेगा, आकर्षक बनेगा। कितने सारे बच्चों को यहां पर समझ आ गया है कि हमें टेबल में डेटा रटना नहीं है, अपने मन से लिखना है। जैसा कि बोला प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा, तो वही हमने सेटअप कर दिया है। प्राइस देखो डिक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गया, प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड भी डिक्रीज हो गया। यही तो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, यही तो है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। यहां पर टेबल कुछ रटना नहीं है। इसको लेकर के तब भी तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। अब तुम ये टेबल लेकर के काम करोगे तब भी डायग्राम बनेगा, और ये वाला काम करोगे इसको लेकर के तब भी तुम्हारा डायग्राम बन जाएगा। अब बनेगा या नहीं बनेगा तुम प्रैक्टिस करके देखोगे ना। हमारे हाथों पर क्यों भरोसा कर रहे हो, खुद से बनाओ और बिलीव करो कि कैसा डायग्राम बनेगा। तो यहां पर हमने एक बार इसको ले लिया है एक्स एक्सिस और इसको ले लिया है वाई एक्सिस। ठीक है जी, हमने यहां पर रख दिया है प्राइस हमेशा कहां रखेंगे, वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर क्या रखेंगे, डिमांड को, मांग को।
अब देखिए यहां पर सेट करिए 10, सॉरी हमें डिमांड सेट करना है ना, तो डिमांड को हम 100 यूनिट से ले रहे हैं, 100, 200, 300, 400, कुछ ऐसा ले लिया हमने। अच्छा 600 तक है भाई साहब, तब तो 200 के गैप से लेना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, 200 लिखते हैं, आगे 400 लिखते हैं, और नेक्स्ट टाइम 600 लिखते हैं, फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं 800 लिख देते हैं। वाई एक्सिस में लेना तो 10, 20, 30 ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट सजा सकते हैं। तो यहाँ पर रख दिया हमने 10 रुपीज प्राइस, 20 रुपीज प्राइस, 30 रुपीज प्राइस, 40 रुपीज प्राइस। अब जरा मैच करिए, मैच कैसे करना है। 10 रुपीज पर यूनिट प्राइस पर डिमांड कितना हो रहा था, 200 यूनिट्स, भी दिखा दिया। मतलब अगर तुम ऐसा टेबल लेते हो है, डिमांड कितना है 200, 10 रुपीज प्राइस पर डिमांड कितना है 200, 10 रुपीज प्राइस यहां पर है और डिमांड कितना है 200 यूनिट्स है, तो इसको 200 पर मिला दो, एक पॉइंट आपका यहां पर बना। नेक्स्ट टाइम प्राइस है 20 रुपीज, डिमांड है 400 यूनिट्स, डिमांड कितना है 400 यूनिट्स है। कितने गर्व, 30, 400 डिमांड 11 नहीं पढ़ा था आपने, तो 20 रुपीज पर यूनिट होने पर 400 यहां पर डिमांड हो रहा है, 20 रुपीज प्राइस पर 400 डिमांड हो रहा है। अमित क्लास 11 नहीं पढ़े थे तो कोई गर्व की बात है क्या। 30 रुपीज पर यूनिट पर 600 यूनिट्स डिमांड है, 30 रुपीज पर यूनिट पर डिमांड कितना है भाई, मैच सही से करना इसको, यहां पर 600 यूनिट्स मैच कर दो। लो जी, अब जितने भी पॉइंट्स हमारे ये बन रहे हैं सारे, हो सकता है तुम्हारा लाइन ऐसे जाए, हो सकता है तुम्हारे कॉपी में ऐसे दिखा दिया, हो सकता है तुम्हारी जो है किताबों में ऐसे दिखा दिया, कोई बात नहीं, जैसा दिखाया है सही है, ठीक है जी, सही दिखाया है, चिंता मत करो। क्योंकि बहुत सारी किताबों में क्या किया है, बहुत सारी किताबों में तुम्हारा क्या करता है, इस तरीके से बना करके दिखा देता है और फिर तुम रोने लगते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, और तुम्हारा ये भी सही है, तुम्हारा जो वो स्ट्रेट लाइन है तो ये भी सही है, समझ पा रहे हो, ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं, चाहे कन्वेक्स हो कन्केव हो, उससे फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। वो कैसे होता है तुम्हें तब पता चलेगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लोगे तब, समझ आया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कन्वेक्स कनकेव क्यों बनाता है डायग्राम। रफली दिखा देता, डिमांड वाला लाइन है, अगर ये प्राइस घटाते हुए मैं दिखा दूं, जैसे कि मैंने लिया था यहां पर प्राइस घटते हुए, डिमांड भी घटते हुए, तब भी पता है आपका डिमांड वाला लाइन बिल्कुल ऐसे जाएगा। देखना है क्या, दिखा दूं, लो जी दिखा देता हूं रफ में, रफली दिखा देता हूं। यहां पर आपके डिमांड कितने मैं ले लूं, क्योंकि डिमांड देखो यहां पर किस हिसाब से रखा गया, डायरेक्ट 60, 60 के बाद 80, 80 के बाद 100 कर दिया है, तो थोड़ा सा यहां पर समझना पड़ेगा, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि डायग्राम में सोच समझ के डेटा लेना पड़ता है। अब देखो कितना लंबा बन जाएगा ये, क्योंकि मैं यहां पर डायरेक्ट तो 100 नहीं कर दोगे ना, डायरेक्ट 60 तो नहीं लिख दोगे यहां पर, फिर यहां 80 तो नहीं लिख दोगे डायरेक्ट, क्योंकि यहां से यहां का गैप तो फिर 60 का हो जाएगा, और अगली बार तो 20 का गैप हो जाएगा केवल, तो गड़बड़ हो जाएगा डायग्राम। इसलिए क्या करना है आपको, 20-20 के गैप से लेकर के चलना पड़ेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा कोई बात नहीं, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, बहुत बड़ा तो नहीं बना, ठीक है। तो यहां पर जो हुआ आपके आ जाएंगे भैया एक्स एक्सिस पर डिमांड, वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस पर आ जाएगा भाई मूल्य, ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूं रफली इसको। तो प्राइस आपने जो वो 10-10 के गैप से रखा हुआ है, इसका मतलब है ना, यहां भी 10 का गैप है, यहां भी 10 का गैप है, तो 10-10 के गैप से बनाते हो, 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी ऐसा ले लिया। अब जरा मिलाइए, 50 रुपए प्राइस पर जो है डिमांड कितना है 100 यूनिट,
50 रुपए प्राइस पर डिमांड है 100 यूनिट, यानी कि ये वाला और ये वाला पॉइंट दोनों जो काम मिल रहे पता है ना, यहां पर लगभग मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये 50 और ये आपका रहा 100, मिल रहा है ना, 50 रुपए प्राइस पर डिमांड 100, तो ये पॉइंट बना दिया हमने। नेक्स्ट देखो 40 पर जो है वो 80 है, 40 रुपए प्राइस पर डिमांड 80 हो रहा है, तो इसका मतलब एक पॉइंट यहां पर बनेगा आपका, 40 रुपए प्राइस पर 80 यूनिट डिमांड। नेक्स्ट देखो 30 रुपए प्राइस पर 60 यूनिट डिमांड, 30 रुपए प्राइस पर 60 यूनिट डिमांड, मतलब कि ये दोनों मिलकर के यहां पर आ रहे हैं। क्या लाइन वैसा ही बनेगा या नहीं? भरोसा हुआ? भरोसा हुआ? तो जैसे लाइन ये ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे ही तो यहां पर बना था, समझ पा रहे हो? तो बिल्कुल ये समझ आ गया होगा सभी बच्चों को, जो मैंने अभी रफली भी दिखा दिया आपको। अब आते हैं कि सर यहां पर एक्सप्लेनेशन भी हमें देना होगा क्या? तो हाँ जी, जैसे आपने टेबल एंड डायग्राम में डेटा के साथ सारी चीजें बताया, वैसे मान के चलना कि सामने वाला बिल्कुल बुद्धू है, उसको समझाएंगे कि हमने कैसे कैसे सारी चीजें लिया है। तो आइए जरा यहां पर करें। लो जी अंशु, देखो तो कितना बढ़िया क्वेश्चन से बने ही नहीं। अरे ऐसा चढ़ता हुआ ऊपर था, इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल के लिए जाना जाता हूं, तो चिंता मत करिए। उपरोक्त तालिकाओं में रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु का मूल्य 10 रुपए प्रति इकाई है तो मांग की मात्रा 200 इकाइयां हैं। क्या बोला कि प्राइस जब 10 रुपीज पर यूनिट है तो डिमांड 200 यूनिट्स है। देख लीजिए है या नहीं है। जब डिमांड जब प्राइस 10 रुपीज था तो डिमांड 200 यूनिट्स है। वही तो लिखा हमने यहां पर भी लाइन बाय लाइन कि व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज पर यूनिट, और उस टाइम हमारा डिमांड कितना था? 200 यूनिट्स लिख दिया। तो जो टेबल में है वही तो लिख रहे हैं। परंतु जब वस्तु का मूल्य 10 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर के 20 रुपए प्रति इकाई हो जाती है तो मांग 200 इकाई से 300 इकाई हो गया। लो जी देखो जरा, मूल्य 10 रुपए से 20 रुपया हो गया है तो मांग भी बढ़कर के 200 इकाई से 400 इकाई हो गया है ना। अच्छा, यहां 300 नहीं 400 करना पड़ेगा, जहां जहां 300 है वहां 400 करना पड़ेगा, ठीक है। और जहां 400 है वहां पर हमें कितना करना पड़ेगा? 600 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। और भी कहीं है? नहीं है, ठीक है जी। तो अब देखिए जरा ध्यान से इसको, कि प्राइस हमारा 10 रुपीज पर यूनिट था और डिमांड 200 यूनिट्स, लेकिन जब प्राइस 10 रुपीज से बढ़कर के 20 रुपीज हो गया है तो डिमांड हमारा 200 यूनिट से 400 यूनिट्स हो गया, ठीक है जी। वैसा ही यहां पर टेबल में भी दिख रहा था, जैसे प्राइस बढ़ा डिमांड भी क्या हुआ? बढ़ गया, 400 यूनिट्स हो गया 200 से। फिर कह रहा है कि इसी तरह जब वस्तु का मूल्य 20 रुपीज पर यूनिट से 30 रुपीज पर यूनिट हो जाता है तो डिमांड 400 यूनिट से 600 यूनिट्स हो जाता है। हो रहा या नहीं देखते जरा। प्राइस बढ़ा 30 रुपीज हो गया 20 से, अब डिमांड 400 यूनिट से 600 यूनिट हो गया, सही है ना। चलो जी, अब वही बोला यहां पर कि इससे ये पता चलता है, ये स्पष्ट होता है कि मांग के नियम के अपवाद के अनुसार मांग और मूल्य में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, तो इसलिए स्पष्ट बता दिया कि सीधा संबंध है। सो कह रहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कि द एबव टेबल एंड डायग्राम, डायग्राम की जगह पर आप ग्राफ भी लिख सकते हैं, लाइन ग्राफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो द एबव टेबल एंड डायग्राम क्लियरली शोज द व्हेन प्राइस ऑफ गुड is 10 rupees per unit, the quantity demanded is 200 units। जब 10 रुपीज प्राइस था तो डिमांड 200 यूनिट्स है। Whenever, यानी कि ऐसा ही आप देखो यहां पर, when the price of a good increases from 10 रुपीज पर यूनिट टू 20 रुपीज पर यूनिट, जब प्राइस बढ़ जाता है 10 से हो जाता है 20 रुपीज, तो यहां पर ध्यान दोगे कि आखिर में क्या हो रहा है? डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 200 यूनिट्स टू 400 यूनिट्स। सिमिलरली, यानी कि इसी तरीके से, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी या फिर गुड्स, फिर से प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीजेस फ्रॉम
₹20 पर यूनिट टू ₹30 पर यूनिट, 20 रुपए से हो गया 30 रुपए प्राइस। डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 400 यूनिट्स टू 600 यूनिट्स, तो डिमांड भी क्या हुआ, डिमांड भी ऑल्सो इंक्रीजेज। इसका मतलब दिस क्लियरली शोज या फिर दिस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट क्या होते हैं, ये दिखा रहा है भैया, ये शो कर रहा है द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड विच शोज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो यहां पर क्या बता दिया, डिमांड एंड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप। फिर से वही बात करेंगे कि देखोगे जरा, यहां पर परिस्थितियां भी शुरुआत में डिफिनेशन में वही बोला था कि देखो भैया कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां प्राइस बढ़ने पर डिमांड भी बढ़ जाती है। बोला था ना कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसमें मूल्य बढ़ जाने पर डिमांड भी बढ़ जाती है, डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। तो उसी हिसाब से यहां पर हमने लास्ट में भी इसके रिलेशन में बता दिया कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। तो एक्सप्लेनेशन जो है कहां पर खत्म हुआ, देखा जैसे डेफिनेशन शुरुआत हुआ था वैसे एक्सप्लेनेशन लास्ट में खत्म करना है, बात खत्म। अब पूछोगे, कई बार ऐसे हो जाता है क्वेश्चन में, कई बार ऐसे हो जाता है कि सर डायग्रामेटिक हमारा पार्ट जो है वो, अब बताइए कि इसका स्लोप कैसा है। तो स्लोप देखेंगे तो बाएं से दाएं ऊपर उठते हुए है ना। लेकिन इसके स्लोप के बारे में जब पूछा जाए तो चूंकि प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, इसलिए इसको बोला जाएगा क्या है, पॉजिटिव स्लोप वाला है। क्योंकि जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिमांड भी जा रहा है। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस अगर घट रहा है तो डिमांड भी घट रहा है। उल्टा भी करके देख सकते हो ना, प्राइस अगर 30 रुपीज से मान लो घट के 20 रुपीज हो गया तो डिमांड भी जो हमारा पहले 600 है वो 400 हो जा रहा है। उल्टा भी तो कर सकते हो। बताइए जरा यहां से, अब यहां से आप लोग बता सकते हो, इसमें जो वो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है, सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया है। एक बार आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दे दीजिए हमें, जल्दी अनुसार ही, क्योंकि डिनोट क्यों बिना जीवन की कल्पना ही की। या सारे बच्चे कहने लगे एक्सप्लेनेशन नहीं, इस पर मैं कोई जो है ज्यादा बोलता भी नहीं है। अब समझते हैं सिचुएशन या हालात। हालात कैसे हैं देखो, हालात कैसे हैं देखो जरा ध्यान से इसको, कि मांग के नियम कहां कहां और किन किन परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं। तो मांग के नियम कहां लागू नहीं होते हैं, जो वस्तुएं जीवन के लिए बहुत अनिवार्य हो जाती है। अब बहुत अनिवार्य मतलब यहां पर समझो जरा ध्यान से, बहुत सारे बच्चे कहने लगते हैं सर हमारे लिए तो गाड़ी भी जरूरी है, हमारे लिए तो कपड़ा भी जरूरी है, हमारे लिए तो घर भी जरूरी है, हमारे लिए तो वो परफ्यूम भी जरूरी है। अरे सारी वस्तुओं को जरूरत की वस्तुएं नहीं बोलते, ध्यान से सुनो। जरूरत की वस्तुएं यानी कि नेसेसिटीज कमोडिटी सिर्फ उसको बोलते हैं जिसके बिना मानव जी ही नहीं सकता। क्या तुम गाड़ी के बिना नहीं जी सकते, परफ्यूम के बगैर नहीं जी सकते, समझ रहे हो ना। तो हम सिर्फ यहां पर नेसेसिटी कमोडिटी यानी कि अनिवार्य वस्तु उसी को बोलते हैं जिसके बिना मानव एक दिन भी नहीं रह सकता, समझ रहे हो, जिसके बिना मानव एक दिन भी नहीं जी सकता। बात समझिए जरा, जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, मेडिकल की जो भी नेसेसिटीज हैं जैसे दवाइयां, अरे भैया कोई बीमार पड़ गया है तो उसको क्या कहोगे कि रुको प्रतीक्षा करो अगले महीना में खरीद देंगे, कैसी नालायकी वाली बात कर रहे हो। किसी को भूख लगा है तो क्या बोलोगे, 5 साल रुक जाओ हम फिर खिलाएंगे आपको खाना। तो बात समझने की है यहां पर कि जो जीवन के लिए जरूरत की वस्तुएं हैं, मतलब कि मनुष्य जिसके बिना नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। तो नमक दाल चावल चीनी ये हर दिन चाहिए इंसान को खाने पीने के लिए। इसलिए कह रहे कि प्रायः जीवन यापन के लिए अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता। अब नमक चावल चीनी चाहे कितना ही महंगा मिले, लोग खरीदते ही खरीदते हैं, लोगों को वो खरीदना ही है, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसके बिना तो वो जी ही नहीं सकता। तो इसलिए जो वो नमक चावल दाल माचिस ये सब जो है वो बहुत अनिवार्य वस्तुएं हैं, इसके संबंध में मांग के नियम लागू नहीं होते हैं। इसका मेन कारण यह है कि ये वस्तुएं हमारे जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी हैं,
इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। काम नहीं चल सकता मतलब हम जी ही नहीं सकते इसके बिना। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते आप। ये सब तो बेसिक जरूरतें हैं। गरीब से गरीब आदमी को भी ये चीजें चाहिए और अमीर से अमीर आदमी को भी ये चीजें चाहिए होता है। यतः इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी भी हो जाए तो मांग की मात्रा पर असर तो पड़ता है, लेकिन बहुत भयानक असर नहीं पड़ता। यहां पर ध्यान रखोगे, ये वस्तुएं जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है तो लोग खरीदते ही खरीदते हैं। खरीदने से पूरी तरीके से मना नहीं कर देते हैं। भले ही तेल महंगा हो गया, मान लो सरसों तेल महंगा हो गया, सरसों तेल का इस्तेमाल लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है जी, सरसों तेल महंगा हो गया, नमक महंगा हो गया, माचिस महंगा हो गया, तो क्या पूरी तरीके से लेना छोड़ देते हैं? लेते जरूर हैं। अगर पूरा डिब्बी परचेज कर रहे थे माचिस का, जिसमें 8-10 डिब्बियां रहती थी, तो सिर्फ एक माचिस का जो डिब्बी खरीद करके आ जाते हैं, मतलब सिंगल पीस। अगर जो है नमक खरीद रहे थे 2 kg एक साथ में 2 पैकेट 1 kg का, हो सकता है इस बार नमक उनको महंगा लगा तो एक ही पैकेट खरीदा उन्होंने। वो भी महंगा लग रहा था तो आधा kg का नमक खरीद लिया उन्होंने, मतलब आधा kg नमक खरीद लिया। ऐसे हो सकता है कि मात्रा वो कम खरीद ले, लेकिन यहां पूरी तरीके से वो मना नहीं कर सकता, सीधा सीधा डिमांड जीरो नहीं कर देता, ठीक है जी। और ये चीजें महंगी होने पर पता है सबसे पहले लोग इन्हीं चीजों को बुक करवाने लगते हैं। जैसे गांव में अफवाह लोग उड़ा देते हैं कि नमक का दाम बढ़ने वाला है, जैसे सुनता है अरे नमक का दाम बढ़ने वाला है, हाँ तो दुकानदार साहब एक नमक रख दीजिएगा हमारे लिए, हाँ 1 पैकेट कर दीजिए ना लो जी। तो यहां पर जो आप समझ गए होंगे कि नेसेसिटीज कमोडिटी क्या होती हैं। यही चीज जब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएंगे तो वहां के लिए हमने लिख रखा अभी से ही कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच कम होती है। कम लोच होने का मतलब है कि मांग की मात्राएं इनकी बहुत कम परिवर्तन होगा। यानी कि ये चीजें अगर बहुत सस्ता मिलने लगे, ऐसा आप समझ लो कि मान लो कि माचिस बहुत सस्ता मिलेगा, या फिर मान लो कि नमक बहुत सस्ता मिलेगा, तो क्या करोगे? कम से कम 5-7 ट्रक खरीद लोगे सर क्या ही करेंगे उतना। तो भाई यहां समझ रहे हो, मतलब ये चीजें सस्ता मिलेगा तो बहुत सारा यूनिट खरीद करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये बहुत अनिवार्य वस्तुएं हैं और ये बहुत लंबा समय तक नहीं चल सकता, खराब हो जाता है। जैसे साग सब्जियां, अगर मान लो सब्जी फ्री में मिल रहा है, या फिर सॉरी फ्री में नहीं बहुत सस्ता में मिल रहा है, क्या करोगे? कम से कम 15-20 साल के लिए स्टॉक करके रख लोगे अपने पास? नहीं रख सकते भाई। तो यही होती है अनिवार्य वस्तुएं जो हमें पर डे चाहिए होता है, प्रत्येक दिन चाहिए होता है। कि आपको दूध बहुत सस्ता मिलेगा तो क्या करोगे? कम से कम 10 साल के लिए स्टॉक कर लोगे? नहीं हो सकता। तो ऐसी चीजें जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो पेरिसेबल्स हैं, पेरिसेबल मतलब जल्दी खराब होने वाली है, जल्दी नष्ट होने वाली है, ऐसी वस्तुओं को हम लंबे टाइम तक स्टॉक करने की विचार नहीं बनाते, सिर्फ अभी के लिए यूज करने की बातें सोचते हैं। इसलिए प्रायः ये जो नेसेसिटीज प्रोडक्ट हैं, इनकी इलास्टिसिटी यहां पर क्या होती है? कम होती है। कैसा लगा? एक एक बात करके जब जो ज्यादा चीजें समझ आ गया। तो देखिए यहां पर जरा कह रहे कि रिगार्डिंग एसेंशियल और नेसेसिटीज कमोडिटी फॉर लाइफ, यानी कि जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरत की चीजें हैं। कह रहे कि जनरली द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन रिलेशन टू एसेंशियल कमोडिटीज। इसेंशियल मतलब जो ज्यादा जरूरत की चीजें हैं उस पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हो जैसे आपके लिए नमक, चावल, दालें जिसको पल्सेस बोलते हैं, माचिस, ये बहुत जरूरी है। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट, इसके पीछे मेन कारण ये है कि दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब हमारे जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। ये हमारा जिगरी दोस्त है, इसके बिना मन नहीं लगता है ना, वो वाली कहानी यहां पर है कि ये हमारा जो वो ऐसी वस्तु है जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, है ना। तो यहां पर क्या बोला कि ये सारे जो प्रोडक्ट है वो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल। वी कांट फंक्शन, हम तो भैया इसके बिना रह ही नहीं सकते, हमारा काम भी नहीं चल सकता इसके बिना। देयरफॉर एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ दीज कमोडिटीज या दीज गुड्स डज नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कह रहा है कि इनके प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गए या घट भी गए तो डिमांड पर फर्क तो पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। समझ गए? लेस क्वांटिटी कम या ज्यादा होता है, बहुत थोड़ा क्वांटिटी कम होगा या ज्यादा होगा, ठीक है जी।
दैट इज द डिमांड फॉर इसेंशियल गुड इज लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब कि हम इनके डिमांड घटाते या बढ़ाते तो हैं, लेकिन या तो बढ़ाते थोड़ा सा ही बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो थोड़ा सा ही घटाते हैं, बस ये वाली बात है, इसलिए इसको बोला लेस इलास्टिक। हमने क्या बोला, माचिस बहुत सस्ता में मिलेगा तो क्या करोगे, बहुत सारा खरीद लोगे? अरे नहीं, सस्ता मिलेगा थोड़ा सा मात्रा बढ़ा देंगे, ज्यादा खरीद के रख लेंगे, अगले महीने के लिए भी खरीद के रख लेंगे, लेकिन ऐसा थोड़े कि 50 साल के लिए माचिस स्टॉक कर लोगे। समझ आया? तो यहां पर यही बातें यहां कह रहा है कि प्राइस घटेगा भैया तो थोड़ा हो सकता है तुम डिमांड बढ़ा दो। जैसे अभी सरसों तेल सस्ता मिलेगा तो हो सकता है तुम अगले महीने के लिए स्टॉक करके रख लो घर पे, अगले 2-3 महीने के लिए स्टॉक करके रख लो, ऐसा थोड़ी कि 50-50 साल के लिए स्टॉक कर लोगे। चलो, लिखा है जनरली द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई, इसको देखो ना, डज नॉट अप्लाई, मांग का नियम लागू नहीं होता है। देखो यहां पर लिखा है कि जीवन यापन वाली वस्तुओं के संदर्भ में प्रायः मांग के नियम लागू नहीं होते, मांग का नियम लागू नहीं होता है। क्या पढ़ रहे हो तुम उल्टा? तुम समझ रहे हो? सारे हम, चलो आगे बढ़े, ये समझ आ गया है? आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट। दूसरी हमारे जो टॉपिक है वो है बहुमूल्य और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली वस्तुओं के संबंध में। ऐसी ऐसी वस्तुएं जिसको रखने के बाद लोगों को लगता है अरे हमारा तो इज्जत बढ़ गया समाज में, इसी की वजह से बढ़ा है। ऐसा है, लोग ऐसा सोचते हैं, पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारे पास महंगे महंगे वस्तुएं होंगी तो उस वस्तु की वजह से हमारा इज्जत करेगा, क्योंकि वो महंगा सामान हमारे पास है तो लोग उस वस्तु के चक्कर में हमको इज्जत देगा लोग। होता है गांव में, देखना जब बुलेट पहली बार आया था ना समझ रहे हो, लगाते थे गांव में आ रहे हैं, ऐसा लगता है उनको कि कोई महंगी गाड़ी है। जैसे मान लो आपके गांव में किसी ने मान लो BMW परचेज नहीं करा है, ठीक है जी, और आपने जो है परचेज कर लिया, तो ऐसे लोगों का मन होता है कि हमारे पास ये महंगी गाड़ी है, इस महंगी गाड़ी की वजह से हमारा इज्जत करेगा। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है तो ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं के संदर्भ में भी मांग के नियम लागू नहीं होते हैं, सीधी बात। सिर्फ लोगों को लग रहा है कि हमारे पास ऐसा प्रतिष्ठा वाली वस्तु होगा, यानी कि महंगी महंगी वस्तुएं होगा तो लोग हमारा इज्जत करेंगे, हमारा मान सम्मान करेंगे। तो भैया लोगों को लगता है महंगा सामान है इसीलिए हमारा इज्जत बरकरार है, तो चलो और महंगा खरीद लेते हैं और महंगा खरीद लेते हैं, तो महंगा है तभी उसका डिमांड हो रहा है ना, लोग ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ऐसी वस्तुएं प्रायः अमीर वर्ग के द्वारा अपनी शान शौकत को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इन वस्तुओं का जो तभी तक वैल्यू होता है असल में अमीरों के बीच में जब तक जो है इनका कीमत ज्यादा बना रहता है मार्केट में। जैसे वस्तु का दाम थोड़ा घटता है तो आसपास में गांव के लोग, बाकी लोग भी परचेज कर लेते हैं वैसा ही सामान। जैसा मान लो कि एक अमीर आदमी ने खरीदा है, वैसा ही सामान अगर गांव के बाकी लोग भी खरीद लें तब तो फिर उसका इज्जत चला गया एक तरीके से क्योंकि बाकी लोगों ने भी खरीद लिया तो उसको थोड़े ना पूछेगा, उसका गाड़ी थोड़े ना देखेगा, समझ गए? तो ऐसे में जो है उसको लगता है कि अरे सस्ता हो गया तो बाकी लोग भी खरीद लिए, अब हमारा इज्जत कौन करेगा, चलो इससे भी महंगा वाला आप खरीदते हैं। तो यहां पर ऐसे ही हालात बन जाती है, यानी कि जितना महंगा होते जाता है वो उस चीज का डिमांड और बढ़ाते जाता है। उसको लग रहा है महंगा है तभी हमारा इज्जत बढ़ रहा है तो चलो और डिमांड करते हैं। समझ आया? यदि इन वस्तुओं के मूल्य घट जाएं तो अमीर वर्ग क्या करते हैं, इनकी डिमांड भी घटा देते हैं। देखो सस्ता हो गया सामान तो कह रहा है गांव के लोग तो बाकी लोग खरीद ही लिया जी, तो हम भी इसका क्या खरीदें, है ना, चलो इसका डिमांड घटा देते हैं, बाकी लोग भी खरीद लिए ही है, हमारा इज्जत अब कौन नहीं करेगा तो नया महंगा सामान कोई डिमांड करेगा, देखेगा नया ट्रेंड वाला कौन सा है मार्केट में जो अभी नया नया लॉन्च हुआ है वही वाला खरीदेंगे, है ना। तो यहां पर आपको समझ आ गया है कि लोग सोशल यानी कि सोसाइटी वैल्यू उनकी उतनी नहीं करते जब ये सस्ता हो जाता है। तो यहां पर कहानी यही है, ये इसको कहेंगे रिगार्डिंग वैल्यूएबल एंड प्रेस्टिजियस गिविंग गुड्स, यानी कि जो आपको इज्जत और मान सम्मान देने वाला वस्तु होता है, महंगी वस्तुएं जिसको बोलते हैं। डायमंड आपके पास है या फिर कोई महंगी कार है, महंगी जो है घड़ी है, हमारा तो महंगा नहीं है, 100 रुपए वाली है। अब यहां पर देखोगे इफ सच वैल्यूएबल गुड्स मेक अ पर्सन फील दैट पीपल विल कंसीडर
हिम अ प्रेस्टिजियस पर्सन, लोगों को ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा फील हो रहा है, कह रहा है ना कि वैल्यूएबल गुड्स हमारे पास हैं, तो लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि पीपल विल कंसीडर क्या, हिम अ प्रेस्टिजियस पर्सन, उनको लगता है कि हम इस प्रतिष्ठा वाला आदमी है, हमारे पास महंगा वस्तु तो हम प्रतिष्ठा वाला आदमी है, उसको ऐसा फील होता है। बिकॉज हिज पोजेजेस, यानी कि वो रखते हैं उस चीज को, महंगी चीज को, देन द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई टू द डिमांड फॉर दैट गुड्स, कि उस वस्तु पर मांग के नियम लागू नहीं होते हैं, जिससे आपको प्रतिष्ठा मिले, इज्जत मिले, तो आपको लगता है ये वस्तु महंगा है, ये वस्तु हमने पास है तभी हमारा इज्जत हो रहा है, तो चलो इस महंगी वस्तु को और खरीद लेते हैं। तो जब तक महंगा रहेगा तब तक आप उसी सामान को बार बार खरीदे जा रहे हैं। समझ आया? सच आइटम्स आर ऑफन यूज बाय वेल्दी, यानी कि जो खास करके अमीर लोग होते हैं उनको वेल्दी बोलते हैं, टू शो ऑफ, यानी कि दिखाने के लिए कि भैया हमारे पास बहुत सारा धन दौलत है, हमारे पास बहुत सारी वेल्थ है, बहुत सारी संपत्ति है। लेकिन इन रियलिटी, यानी कि वास्तव में देखा जाए, these items are only in demand by the wealthy, यानी कि जो रिच पर्सन है उन्हीं के द्वारा केवल ये डिमांड किया जाता है तब तक, as long as prices remains high, कि जब तक उसके दाम ज्यादा रहते हैं तभी तो लोग उसके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे होते हैं। इफ द प्राइस ऑफ दीज आइटम्स या फिर दीज गुड्स डिक्रीजेस, यानी कि एक बार यदि उस वस्तु का दाम घट जाए, देन कह रहा है कि देयर डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस बिकॉज देयर सोशल वैल्यू डिक्रीजेस। कह रहा है कि देखो भैया जैसे दाम घटता है तो लोग सोसाइटी में उस वस्तु का इज्जत नहीं करते उतने ज्यादा, तो इसका मतलब हमारा भी इज्जत नहीं करेगा लोग, तो ऐसे में सस्ता वस्तु को देख करके वो डिमांड भी कम कर देता है, बात खत्म। तो आपने क्या सीखा यहाँ पर कि महंगी और प्रेस्टिजियस आइटम जो होते हैं, जिससे लगता है कि उस महंगी वस्तु की वजह से हमारा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा, हमारी प्रेस्टिजियस हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर या फिर दुनिया के अंदर, तो लोग उस चीज को ज्यादा परचेज करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे वह वस्तु सस्ती होती है, वो कहता है बाकी लोग तो खरीद लिया, हमको नहीं खरीदना। समझ गए क्या? अब हमें देखना होगा भैया शादी विवाह और त्योहारों के अवसर पर भी मांग के नियम हमारे जो है लागू नहीं होते। शादी विवाह और त्योहारों के अवसर पर मांग के नियम लागू नहीं होते हैं। हाँ, स्नोब इफेक्ट, बिल्कुल, ये सारे इफेक्ट अलग से एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जहां पर आपके गिफिन गुड्स में लूंगा, स्नोब इफेक्ट बताऊंगा, इसके अलावा आपके रिचर्ड इफेक्ट बताऊंगा, ये सारे आगे आ जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, तो आज केवल इसके कंडीशंस एंड इसके डेफिनेशंस वगैरह हमने शामिल करा है। तो देखेंगे शादी विवाह और अन्य त्योहारों के अवसर पर क्या हो रहे हैं। ये शादी विवाह में जरूरी होता है ये सब चीज, नहीं हमको नहीं पता है, समाज के लोगों से पता हमने किया है, हमें इसकी ज्ञान नहीं है, ठीक है जी। तो शादी विवाह में जेवर मिठाइयां ये सब बहुत अनिवार्य हैं, इसको खरीदे बिना अगर चले गए तो बारातियों को भी वैसे ही भेज दिया जाएगा बिना दुल्हन के। ठीक है, तो यहां पर समझ रहे हो ना, शादी विवाह और अन्य त्योहारों के अवसर पर मांग के नियम लागू नहीं होते। तुम सोचोगे कि अभी जेवर महंगा मिल रहा है नहीं खरीदते हैं, तो जाओ ना वापस लौटोगे आप, समझ गए, बिना मिठाई लिए गए वैसे ही भगा दिए जाओगे। तो ऐसे में भगाने की बात नहीं है, बात है यहाँ पर कि हमारा देखो भैया ये त्योहार कोई होता है या फिर शादी विवाह है, तो इसमें रीति रिवाज की है, प्रचलन की बातें है ना, प्रचलन की बातें हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो वो इस बात को ध्यान रखना, जैसे हमारा दीपावली आ जाता है तो दीपावली में हमारी मोमबत्ती या दिया बहुत जरूरी है खरीदना, क्योंकि वो उस फेस्टिवल में उसी चीज का महत्व है। अब वो महंगा मिले या सस्ता मिले आपको खरीदना तो है, क्योंकि फेस्टिवल निकल जाने के बाद उसका क्या महत्व रहेगा, कुछ भी नहीं। दीपावली निकल जाने के बाद दिया आपको 1 रुपया भी 2 रुपये भी मिलता है तो आप लेते हो क्या? नहीं लेते। लेकिन जिस दिन दीपावली है या फिर उसके 1-2 दिन पहले दिए का प्राइस भले ही ज्यादा रहता है फिर भी आप उस चीज को खरीद लेते हो, खरीदते हो ना। तो ये त्योहार, ये जो है चीजें जानना पड़ेगा आपको। जैसे हम अगर बात करें अपने बिहार की, है ना, छठ त्योहार में बिहार झारखंड यूपी में तो खूब धूमधाम से होता है। अब ऐसे में हमें सूप दौरी चाहिए होता है, सूप चाहिए, दौरा चाहिए, जो बांस से बना हुआ होता है। अगर वो हमारे पास उपलब्ध ना हो तो हम बाकी दूर दूर तक भी जाते हैं, पता करते हैं कि भैया बांस के सूप वगैरह तैयार किए हो क्या आपने,
ये हमें चाहिए छठ के त्योहार के लिए, समझ रहे हो ना। तो भले ही उसके प्राइस उस समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन फिर भी हम उसकी प्राइस चुका देते हैं, मतलब महंगा है फिर भी खरीद लेकर के लिए आते हैं, क्योंकि वो हमारे भावना से जुड़ा हुआ है, हमारा त्योहार है, हमें सेलिब्रेट करना होता है उसी टाइम पर। बाद में भले वो 10 रुपया का भी मिले तब भी हम लोग नहीं खरीदेंगे, जरूरत ही नहीं है उस चीज का। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि शादी विवाह या फिर किसी भी अन्य त्योहारों के मौके पर मांग के नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन अवसरों पर कुछ विशेष प्रकार की चीजें खरीदनी होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर नए नए कपड़े, जेवर खरीदने यानी कि गहने खरीदने हैं, मिठाइयां खरीदना है, फल खरीदना है, तो ये सब चीजें खरीदना जरूरत हो जाता है। यथा इनके मूल्य में अगर वृद्धि भी हुआ है उस वक्त, तो भी हम उन अवसरों पर इनकी डिमांड कम नहीं करते हैं। तो आप लोग अभी अपना प्लान मत बनाना कि हम अपना शादी विवाह में जो ये चीजें नहीं खरीदेंगे, महंगा रहेगा, तो ऐसा प्लान बिल्कुल मत करना। ये मत कहना कि हम कॉमर्स वाले हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा, वहां पर लॉ ऑफ डिमांड। ध्यान रखोगे महंगा मिलेगा तब भी खरीदना पड़ेगा, है ना, नहीं। चलो जी। तुम लोग ऐसे बाराती हो जो घूम के आओगे बिना दुल्हन के लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को इंग्लिश में समझ लिया जाए। ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एंड कह रहे हैं कि अदर फेस्टिवल्स, लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड रूल बोल सकते हो, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड भी बोल दो। डज नॉट अप्लाई, लागू ही नहीं होता ऑन ओकेजन लाइक मैरिज एंड अदर फेस्टिवल्स, बिकॉज ऑन दीज ओकेजन्स इट इज नेसेसरी टू परचेज, यानी कि ये चीजें खरीदना बहुत जरूरी हो जाता है। सर्टेन आइटम्स सच एज क्लॉथ्स, ज्वेलरी, स्वीट्स, फ्रूट्स, है ना, ये सब खरीदना बहुत जरूरी है। इवन इफ देयर प्राइसेस इंक्रीजेज, इनकी अगर कीमतें बढ़ भी जाती है, देयर डिमांड डज नॉट फॉल, इनकी डिमांड घटेगी नहीं उस वक्त, डज नॉट फॉल, डज नॉट डिक्रीजेज ऑन दीज ओकेजन्स, है ना। कैसा लगा, स्वादी विचारधारा लेते हैं, समझ आ गया क्या। अब यहां से कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। एक एग्जाम्पल और देंगे लास्ट आप लोगों को, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। भैया आदत फैशन वाली वस्तुओं के संबंध में भी मांग के नियम लागू नहीं होते हैं। ये देखो दादाजी कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना, खूबसूरत है ना, धोती कुर्ता पहन करके। लेकिन वो जमाना था जब दादाजी जो है कुर्ता पहनते थे, धोती पहनते थे, है ना, गांधीवादी विचारधारा था, सादा जीवन उच्च विचार। आजकल के नालायक ऐसे हैं, है ना, उच्च विचार हो या ना हो, जूते और सैंडल ऊंच होने चाहिए। तो यहां पर देख लो जरा, सादा जीवन उच्च विचार, यानी कि एक जमाना ऐसा था जब इस चीज का डिमांड ज्यादा था, धोती कुर्ते का डिमांड ज्यादा था। लेकिन आज के जमाने में जो वो ऐसे जीन्स आ चुके हैं, इसकी डिमांड ज्यादा है, ये फैशन में आ गए। और हद तो तब हो गया जब हम फटे हुए कपड़े भी खरीदने लगे, मतलब कि इस टाइप के कपड़े, ये देखो घुटने में फटा हुआ होना चाहिए। क्यों फटा हुआ होना चाहिए भैया, क्योंकि ये फैशन बन गया हमारा। होता क्या था, पहले जीन्स जब लेते थे तो उसमें कहीं गलती से खरोंच लग गया, थोड़ा सा फट गया, है ना, तो बेचारा जो गरीब आदमी वो क्या करे, वो तो बदलेगा नहीं, मतलब नया तो तुरंत परचेज करेगा नहीं, तो फटा हुआ जीन्स ही जो घुटने के पास आसपास फट गया है उसको ही पहनता था, कोई दिक्कत नहीं। कि अरे घुटना का पास फटा है ना, इधर उधर थोड़ी फटा है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। अब जो अमीर लोगों ने देखा, अरे भैया ये तो देखो इतना झकास लग रहा है, घुटना आसानी से मुड़ रहा है, फटे हुए जगह से निकल रहा है घुटना, तो मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं, जींस टाइट भी होता था तो घुटना मुड़ने में कोई दिक्कत नहीं। लो जी फैशन बना दिया, काट ही दिया सच में, तो इंडस्ट्री में बन जाता है, उसके बाद कटिंग लगा देता है वहां पे, और उसको मॉल में ले जाकर के बेच रहा है। क्या वाहियात फैशन है ना। भारी मिस्टेक हो गया, ढकने के लिए लिया था, वापस जो है बदन दिखाने के लिए कपड़े फाड़ दिए जा रहे हैं। ऐसी जो खूबसूरती आ गई है, ऐसा जो फैशन आ गया है, ये जो है वो भाई भारी मिस्टेक हो गया, है ना, फैशन में आ गया। तो लोगों को जिन वस्तुओं की आदत पड़ जाती है उन्हें वो अधिक मूल्य पर भी खरीदने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो खाने पीने वाले लोग हैं, जैसे कि यहां पर हमने पान लिखना है, पान,
पानी की आदत तो किसी को नहीं लगता, पान की आदत सबको लग जाती है। तो ऐसे मान लो किसी को पान खाने की आदत है, गुटखे खाने की आदत है, सिगरेट, शराब, ये गांजा, चरस, ये चीजें हैं, अगर नहीं नहीं ध्यान नहीं देना है, इधर समझो इधर इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। नाम से यहां पर बात समझिए कि ये सब ऐसी वस्तुएं हैं जिसको लोग एडिक्टेड वाली गुड समझते हैं, आदत लग गया, इन चीजों की लत लग जाती है लोगों को, लोग जल्दी छोड़ नहीं पाते वापस। ठीक है जी। तो इन चीजों की अगर लत लग गई है, आदत लग गई है, तो वो उन चीजों को महंगा होने पर भी खरीदते हैं, उनकी मांग में कमी नहीं करते, यथा ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में मांग के नियम लागू ही नहीं होता। एक हमको अंकल जी मिले थे, एक किसी दुकान पर पान खाने वाले थे। उनको हमने पूछा, अंकल जी ये पान जो हो आपके वो इतने महंगे मिलते हैं, आप इसे तो वापस तो पेट में लेते भी नहीं होगे, इनको मतलब वापस घूंट तो लेते भी नहीं होगे, थूक देते हैं, है ना सड़क भी आसपास में गंदा हो जाता है, कहीं ना कहीं तो थूकते ही होगे, वहां तो गंदगी हुई ही। वो हमको उल्टा ही इकोनॉमिक्स समझा करके चले गए। हमने पूछा इससे फायदा भी क्या होता है आपको, है ना आपकी हेल्थ पर अच्छा इंपैक्ट डाल रहा, ना साफ सफाई में कहीं अच्छा ही फैल रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है आपको। वो हमको सिखाते, पता आजकल ये महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका डिमांड ज्यादा है तो ऐसे ऐसे चलते चलते हमें इकोनॉमिक्स भी सीखने को मिलता है भाई, कि जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है उनकी प्राइस बढ़ती है। लेकिन अंकल जी ने क्या सिखा दिया, इनकी डिमांड ज्यादा हो रही है इस वजह से प्राइस ज्यादा है। लो जी, बुझ जब दे गेट यू इट, और फैशन वाली आगे बढ़े तो द एंड हो चुका है, बस इसको इंग्लिश में देख लेंगे एक बार। यानी कि रिगार्डिंग हैबिट एंड फैशन आइटम, जो हैबिट और फैशन वाली आइटम है ना, उस पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि पीपल टेंड टू बाय मोर ऑफ द आइटम्स दे गेट यूज टू। यानी कि जिस चीजों की आदत लग जाती है, जिसका यूज टू हो जाते हैं, यूज टू हो जाने मतलब आदत पड़ जाती है, उसको हायर प्राइस पर भी लोग ज्यादा परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो बोल ही दिया कि पीपल हु बिकम एडिक्टेड टू, है ना, एडिक्टेड टू गुटखा ले लो, सिगरेट ले लो, अल्कोहल ले लो, ये सब तरह की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, है ना, सब चीजों की लत लगती भैया लोगों को। अब यहां पर ऐसी चीजों की डिमांड डिक्रीज नहीं होती, है ना, when their prices rise, जब इनकी प्राइसेस बढ़ रही है तो इनकी डिमांड भी नहीं घट रही है। therefore the law of demand does not apply to such goods या फिर such item। तो ये थी पूरी पूरी कहानी जो कि आज की क्लास में आपको समझना था, और आपको एक एक चीजें हमने बता दिया है। अब जैसे कि एक बच्चे ने पूछा भी, तो उसका ही पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि इन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड में बी। कैसा होगा रिलेशन अगर आपको पूछा जाए मांग के नियम के अपवाद में कीमत और मांग के बीच का रिश्ता कैसा होगा। तो क्या लगा तुम्हें कि छोटू सर ने क्वेश्चन नहीं रखा होगा। अगर तुम्हारे मन में सवाल उठता है तो वो सवाल बनता भी है। लो जी, सवाल बन गया, जवाब दे दो। डायरेक्ट होता है, मान लो यहां पर पहले जवाब तो देख लो। अभी आपकी जो कल की क्लासेस बाकी हैं, अभी टीचर विल बैक सुन, नहीं आ गया हूं, इधर ध्यान दो, पहले पढ़ाई पर ध्यान दो। मांग के नियम के अपवाद के अनुसार पूछा था कि कीमत और मांग के बीच में कैसा रिलेशन होता है। तो कैसा होता है भैया, प्रत्यक्ष रिलेशन होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ऑप्शन आपका जो है यहां पर बी वाला हमने सही कर दिया। ठीक है जी। अब हमें जो वो आप ये बता दो कि क्या आप लोग जो हो कल वाली क्लास को कंप्लीट करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि कल के एक छोटे से टॉपिक रह गए हैं, उस टॉपिक को आज हम चाहते हैं फिनिश ही कर दिया जाए, क्योंकि टाइमली सारे टॉपिक तो हो चुके हैं हमारे। हाँ
जवाब कहाँ लिखोगे? चैट में। जो है डायग्राम यहाँ टाइम आपका समाप्त हो जाएगा, है ना, आगे के हमें जो उलझन नहीं रहेंगे। फिर छोटा सा टॉपिक ये है कि भैया हम लोग जब पढ़ रहे थे मांग का संकुचन, मांग का विस्तार, तो वहां पर एक छोटा सा पॉइंट था कि मांग की रेखा का स्थान परिवर्तन, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व जो शिफ्ट होता है ना, वो प्राइस की वजह से नहीं होता। पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लो, प्राइस की वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता है, इतना लाइन बैठा लो अपनी दिमाग में। तो सर शिफ्ट किसकी वजह से होगा? तो देखो डिमांड जो है बढ़ जाता है, घट जाता है, और भी अदर फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा। जैसे कौन कौन से फैक्टर हैं, पहले वही दिखा दूं मैं आपको। कौन कौन से फैक्टर हैं वही दिखा दूं मैं आपको। तो देखो भैया, हो सकता है कंज्यूमर के इनकम में चेंज, जो कंज्यूमर के इनकम चेंज हो जाएंगे तो डिमांड वो कम या ज्यादा कर सकता है ना। तो इसका मतलब समझ लो कि इसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट हो सकता है राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। जनसंख्या में परिवर्तन यानी कि चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ही चेंज हो गया तब भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। जलवायु तथा मौसम, क्लाइमेट और वेदर चेंज हो जाएंगे तब भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। संबंधित वस्तु के मूल्य, जहां पूरक वस्तु प्रतिस्थापक वस्तु के मूल्य परिवर्तन हुए, पक्का जो है डायग्राम आपका डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। उपभोक्ता की आदत, फैशन और रुचि भी मांग को प्रभावित करता है, तो इसकी वजह से भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। सरकार ने अगर कोई करारोपण यानी कि टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज कर दिया तो भी डिमांड चेंज हो जाएगा, और डिमांड चेंज होने से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। देख रहे हो कहीं भी यहां पर प्राइस के बारे में जिक्र नहीं हो रहा है, वस्तु का मूल्य कहीं लिखा है? नहीं लिखा हुआ है ना। संबंधित वस्तु का मूल्य तो लिखा हुआ है, मतलब पूरक वस्तु प्रतिस्थापक वस्तु वाला। भविष्य में मूल्य परिवर्तन की प्रत्याशा यानी कि फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, तब भी डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। तो यही है प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स। वही शुरुआत में ही लिख दिया हमने कि मूल्य के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले बाकी अन्य कारक यहां पर हैं, यानी कि अपार्ट फ्रॉम प्राइस, प्राइस के अलावे बोला अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड आर एज फॉलोज। आपको ध्यान रखने होंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। कंज्यूमर का इनकम चेंज हो जाएगा तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, पॉपुलेशन चेंज होगा तो डिमांड शिफ्ट होगा, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी बदल गई तब भी डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं कि मांग को प्रभावित करने के अलावा है। अब इसमें से कोई हो सकता है 4 या 5 पॉइंट लिखेगा, तब भी आपका काम सही है, नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम में केवल 4 या 5 पॉइंट मेंशन करने होते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, आ जाओ। अब यहां पर हमने सीखना है वही बात कि यदि मूल्य स्थिर रहे, यानी कि इफ द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट एंड द डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। किसकी वजह से? प्राइस से नहीं चेंज हो रहा है, प्राइस तो बेचारा फिक्स है, लेकिन डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज किसकी वजह से हुआ? बोला ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले बाकी जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से डिमांड चेंज हो रहा है यहां पर। ठीक है जी, इसी की वजह से डिमांड लाइन हमारा शिफ्ट होगा या फिर डाइवर्ट होगा। किधर? डेविएट्स होना मतलब डाइवर्ट होना, इधर उधर चला जाना, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, कहीं पर भी जा सकता है, लेफ्ट या राइट, कहीं पर भी शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व, देखेंगे अभी ओरिजिनल पोजीशन के कंपेयर में। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन डिमांड। इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मत बोलना, सिर्फ बोलना चेंज इन डिमांड। ठीक है जी। अब आइए यहां पर हिंदी में कह रहा है कि यदि मूल्य स्थिर रहे और मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण अगर मांग में वृद्धि या कमी हो जाती है, मांग में जो वृद्धि और कमी हो रही है वो किसके कारण? मूल्य के कारण नहीं, अन्य कारणों से। तो मांग की रेखा वास्तविक स्थान से दाईं या फिर बाईं ओर विस्थापित या विवर्तित हो जाती है। विवर्तित भी बोल सकते हैं, विस्थापित भी बोल सकते हैं। तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड चला जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मांग की रेखा का स्थान परिवर्तन। इसे आप मांग में परिवर्तन भी कह सकते हैं। कैसा लगा? कैसा लगा? घटेगा वो मूल्य की वजह से तेज हो जाए जी। तो वही फैक्टर्स हमने यहां पर आपको दिखाए थे ये सारे। फिर आपने यहां पर 2 इसके पॉइंट निकालने हैं। एक तो हो सकता है डिमांड इंक्रीज हो जाए, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से, मूल्य की वजह से नहीं। ध्यान रखना, यहां पर जो डिमांड बढ़ेगा या घटेगा वो मूल्य की वजह से नहीं होगा, अन्य कारणों की वजह से होगा। मूल्य के अलावा भी तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से डिमांड कम ज्यादा हो सकता है, जैसे कंज्यूमर का इनकम, गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी, यहाँ क्लाइमेट और वेदर्स, ये सब सारे फैक्टर्स हैं डिमांड को चेंज करने के लिए।
तो अगर यहां पर हम प्राइस दोनों जगह पर फिक्स रख दिए, मतलब प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि प्राइस बिल्कुल फिक्स है बेचारा, लेकिन डिमांड घट गया। प्राइस फिक्स है और डिमांड घट गया, इसी को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मत बोलना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन तो प्राइस में वृद्धि की वजह से डिमांड में कमी आता है तब बोलते हैं। यहां तो प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है, यहां पर तो बेचारा प्राइस फिक्स है, प्राइस की कोई गलती नहीं है यहां पे। तो अगर हमारा डिमांड ये कम हो रहा है तो क्या प्राइस की वजह से हो रहा है? अरे नहीं, प्राइस तो बेचारा फिक्स है। तो सर डिमांड घटा किसके कारण? तो हो सकता है कंज्यूमर का इनकम घट गया होगा। समझ गए? तो वही कारण यहां पर लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिए, जो हमने बात समझा दिया है अच्छे से ध्यान में रखना। यहां पर क्या क्या हुआ होगा? मांग में कमी किसके किसके कारण से हुआ? तो हो सकता है कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीज हो गया, कंज्यूमर के पास पैसे ही कम हो गए, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर गया, डिक्लाइन मतलब डिक्रीज हो गया, पॉपुलेशन घट गया, खरीदने वाले लोग ही कम पड़ गए, तो डिमांड कम हुआ होगा। जलवायु जो है प्रतिकूल हो गया, मतलब बिल्कुल अनफेवरेबल। जैसे गर्मी के दिन में आप कह रहे हो स्वेटर खरीद लो, भैया गर्मी के दिन में स्वेटर कौन खरीदता है? समझ रहे हो ना? तो गर्मी के दिन में स्वेटर की डिमांड घट जाती है, वैसा ही वाला घट गया होगा। प्रतिस्थापक वस्तुओं के मूल्य में कमी, यानी कि जो वस्तु आप खरीदने के लिए जा रहे हो वो वाला वस्तु के तुलना में उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो वाला सस्ता में मिल रहा है, तो आप इसका डिमांड घटा करके दूसरे का डिमांड बढ़ा देंगे। होगा या नहीं? तो यहां पर बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कमी आ गया होगा। या फिर जो पूरक वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि हो गई होगी, यानी कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ में यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं। अगर मान लो आप जो है कार की डिमांड करने जा रहे थे और पेट्रोल की प्राइस की बात हम कर लें, तो आप डिमांड करने जा रहे थे किसका? कार का। तो डिमांड आप कार का जो करने जा रहे थे, आप ये समझ लो कि प्राइस जो हो पेट्रोल का भी तो चेंज हुआ होगा। हाँ जी, यहां पर कार का डिमांड क्यों घटा दिया आपने? हो सकता है सर पेट्रोल महंगा मिल रहा होगा, ये आएगा ना दिमाग में आपके, बात यही है। उल्टा भी आप ले सकते हो, कार और पेट्रोल तो पूरक वस्तुएं हैं। अब मान लो कि कार कार क्या हो गया? कार आपका महंगा में मिल रहा है, कार क्या मिल रहा है? महंगा में, और इस वजह से हो सकता है आपने पेट्रोल की डिमांड घटा दिया। क्यों? क्योंकि कार ही अगर महंगा हो गया है तो कार कौन खरीदेगा भैया, है ना? अब कार कोई खरीदेगा ही नहीं तो पेट्रोल का डिमांड तो घटेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। उपभोक्ता के आदत, फैशन और रुचि में कमी, यानी कि उपभोक्ता को अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा उस वस्तु के प्रति, तब भी डिमांड घट गया होगा। तो उन्हीं सारे कारणों से घटा हुआ है, तभी इसको बोल रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड, क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो गया, जबकि प्राइस बेचारा कांस्टेंट है, प्राइस का कोई गलती नहीं है। तो ये बातें क्लियर है सभी को? ये बातें सभी को क्लियर है? अब ऐसे में अगर आप बनाओगे एक डायग्राम, तो पता है डायग्राम कैसा बनेगा? ये डायग्राम कैसा बनेगा पता है? ये वाला डायग्राम कैसा बनेगा पता है? यहां पर देख लो एक बार, यहां पर रख दीजिए मूल्य, यहां पर रख दीजिए मांग, ठीक है जी, और ये लो जी, यहां पर कहीं पर भी आप प्राइस फिक्स कर दो, क्योंकि प्राइस तो बेचारा फिक्स है, हमेशा 10 है, तो 10 रुपये आपने प्राइस रख दिया। आप इसका नाम भी दे सकते हो पी, पी मतलब प्राइस, यानी कि ओ से लेकर के पी तक प्राइस है, प्राइस हमारा 10 रुपया है। अब कभी डिमांड हमारा यहां पर है, मान लो इधर मान लेते हैं कहीं, तो डिमांड और प्राइस दोनों यहां मिल रहे हैं, तो मांग की रेखा कैसे बनती है? ऐसे ऋणात्मक ढाल वाला बनता है ना। तो आप पहले इसका नाम दे दीजिए D1, D1 नाम दे दीजिए, पहले वाला डिमांड है, ये Q1 नाम दे दीजिए। अब होता क्या है, सेम उतना ही प्राइस पर अब डिमांड कम होने लगा, जैसे कि कलम मिलता है ना 10 रुपया का, तो आप क्या करने लगे? अब कम खरीदने लगे। हो सकता है एग्जाम के टाइम में ज्यादा खरीदे होंगे, अब कम खरीदने लगे, ऐसा भी है। लो जी, तो यहां पर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, क्या चेंज हुआ है? सिर्फ सिर्फ जो यहां पर डिमांड घट गया है, बेचारा प्राइस तो कांस्टेंट है। तो डिमांड घटा तो किसके कारण घटा होगा? कंज्यूमर का इनकम घट गया होगा, तभी डिमांड कम कर रहा है। हो सकता है जो कंज्यूमर खरीद रहा था उसके घर में अब खरीदने वाले लोग, जरूरतों के लोग कम है ना, उसके पॉपुलेशन कम हो गए होंगे,
ऐसे कम हो रहा है। सरकार ने टैक्स वस्तुओं का बढ़ा दिया होगा, तो टैक्स की वजह से डिमांड कम हो रहा है ना। तो ये सब कारण से अगर जो यहाँ पर चीजें घट रही है, डिमांड कम हो रही है, तो इसके मतलब है कि डिमांड कर्व हमारा ए पॉइंट से किधर शिफ्ट हो रहा है, बी पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मतलब दाई से बाई तरफ आ रहा है। किधर आ रहा है? बाई और विस्थापित हो जा रही है। ठीक है जी। अपने वास्तविक स्थान से किधर चली जा रही है? अपना वास्तविक स्थान पहले ये वाला था, अब बाई तरफ चली जा रही है। क्लियर है ये बातें? बताओ जल्दी से एक बार सभी कोई। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब समझ आ गया क्या? अगर कर लोगे तो इसका डायग्राम प्लॉट कर पाओगे क्या? यहां पर देखो एक बार, डिमांड क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो यहां पर आप लोग डायग्राम प्लॉट कर पाओगे क्या? बताना एक बार जरा, इसका डायग्राम प्लॉट कर पाओगे क्या? कौन है जो प्लॉट कर लेगा भाई इसका डायग्राम? अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, मैं छोड़ सकता हूं SW दे करके, क्योंकि मेनली तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको ध्यान रखनी है। वो 200 इकाई बाद में हो जाएगा। पहले का यहां पर आप प्राइस को फिर से फिक्स रखेंगे, तो प्राइस का आप नाम दे सकते हैं कि ये प्राइस है हमारा, और ये 10 रुपये प्राइस है। पहले का डिमांड यहां पर कहीं रख लीजिए, इसका भी नाम दे दीजिए Q1। और यहां पर चूंकि डिमांड प्राइस मिल रहा है, तो मांग की रेखा आपका ऐसे बन जाएगा, इसका नाम दे दीजिए D1। लेकिन होता क्या है यहां पर, पहले का डिमांड था 200 इकाई, बाद में हो जाता है 300 इकाई, यानी कि पहले ये 200 इकाई डिमांड था, अब डिमांड हो जा रहा है इधर 300 इकाई कहीं ना कहीं। समझ पा रहे हो? डिमांड क्या हुआ? इधर बढ़ गया। तो दोनों अब प्राइस एंड डिमांड यहां पर मिल रहे हैं, प्राइस एंड डिमांड। अब यहां से मांग की रेखा खींच लीजिए, ये लो जी। तो मांग की रेखा का नाम दे दीजिए अब D2। तो पॉइंट ए से किधर चला गया? खिसक करके बी की तरफ विस्थापित हो गया। इसको बोलते हैं यहां पर इंक्रीज इन डिमांड। अब दोनों को कंपैरिजन करके ही सवाल पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे कि आपका रिवीजन हुआ है या नहीं। तो ये पूरी पूरी कहानी थी इसमें। रीजन आपको अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ प्राइस वगैरह कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है कंज्यूमर के पास ज्यादा पैसा आ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया, इस वजह से डिमांड बढ़ रहा है। फेवरेबल टाइम आ गया, गर्मी के दिन में आइसक्रीम खाने का टाइम आ गया, इसलिए डिमांड बढ़ रहा है ना। प्रतिस्थापक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गया और पूरक वस्तुओं के मूल्य में कमी हो गया, या फिर उपभोक्ता की आदत, फैशन, रुचि बढ़ गई, है ना। चलिए, तो ये सब सारे रीजन आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे चुके हैं। यहां पर जो वो और भी रीजन आप लिख सकते हो, लेकिन ये सब हमने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रखा है यहां पर, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा ज्यादा चीजें रहेगी, तो थोड़ा बहुत तो कटौती करके कुछ तो याद रहेगा, है ना। अब टैक्स में कमी कर दे सरकार, तो लोगों का हो जाता है बल्ले बल्ले, लोग चाहते हैं और ज्यादा खरीद लें। और लास्ट में भविष्य में वस्तुओं की मूल्य वृद्धि होने की अगर प्रत्याशा सोच लिया कि अरे भविष्य में दाम बढ़ जाएगा, चलो अभी ही खरीद लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी डिमांड बढ़ गया होगा। तो अब आई होप कि यहां पर कोई डाउट्स आपके नहीं होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बहुत सारा पूछने वाला हूं जब इसके MCQ सेशन चलेंगे तब। क्रिया या गैर में काउंट एक्टिविटी हो जाएगा क्या का फर्स्ट चैप्टर में होगा। बाय बाय। हाँ, ओहो हो, ठीक है, मिलते हैं ना फिर से क्लास में। इकोनॉमी